Hello students, welcome to science class. Students, we are studying the lesson Force and Laws of Motion of class 9 physics. Today we will continue our this lesson, and in our today's class we will start another important law of motion, that is Newton's third law of motion. Students, अभी तक हमने पढ़ा न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ. आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नो स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. कि जैसा हम एक्शन करते हैं वैसा ही हमें उसका क्या मिलता है? रिएक्शन. सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एंड one important thing to be noted, that is action and reaction are equal and opposite but acting on different bodies. कि जो भी एक्शन और रिएक्शन होंगे वो दोनों अलग अलग बॉडी पे होंगे, एक ही बॉडी के ऊपर एक्शन और रिएक्शन नहीं होगा. तो टू एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. नो फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी दीवार के ऊपर कोई बॉल फेंकता हूं तो वो दीवार वापस उस बॉल को मेरी तरफ फेंकेगी. अगर मैं धीरे से फेंकता हूं तो बॉल धीरे से वापस आएगा, और अगर जोर से फेंकता हूं तो जोर से वापस आएगा. सो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जैसे कई बार क्या होता है, हमारा सर किसी के साथ टकरा जाता है तो उसके सर को भी चोट लगती है, हमारे सर को भी चोट लगती है. अगर मेरा सर किसी दूसरे के साथ टकराया तो मैंने अगर कोई फोर्स उस पर एक्सर्ट की है तो सेम फोर्स वो पर्सन जो है वो मेरे सर के ऊपर भी एक्सर्ट करेगा. तो इक्वल फोर्स एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही है. सो व्हेन वन बॉडी exerts a force on the other body, the first body experiences a force which is equal in magnitude but in the opposite direction of the force which is exerted. अगर जैसे मैं इन दोनों हाथों को प्रेस करूं तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे फोर्स लगा रहा है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे फोर्स लगा रहा है, तो दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे हैं. अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे फोर्स लगा रहा है तो लेफ्ट हैंड भी उतना ही फोर्स हम लगा रहे हैं, तो इक्वल हैं लेकिन क्या है? अपोजिट है. इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि दो फोर्सेस जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगाती है तो फर्स्ट बॉडी जितनी फोर्स सेकंड बॉडी पे लगाती है तो सेकंड बॉडी भी उतनी ही फोर्स एक्सपीरियंस करती है फर्स्ट बॉडी से. तो मींस जो फोर्सेस एक्सपीरियंस हो रही है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन. नो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल से और ज्यादा इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वॉकिंग. जब हम चलते हैं तो अपने पैरों से हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं. कहां पे? अर्थ पे. तो हम अपने पैर से क्या करते हैं? अर्थ को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, दैट इज द एक्शन. और इन रिटर्न हमारा पैर जो है वो आगे को जाता है, दैट इज द रिएक्शन. तो फोर्स एक लग रही है अर्थ के ऊपर और अर्थ फोर्स लगा रही है पैर के ऊपर. तो अपोजिट बॉडीज के ऊपर फोर्स लग रही है. फोर्स एक ही बॉडी के ऊपर, एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं होता है. एक्शन और रिएक्शन दो बॉडीज के ऊपर होगा, डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होगा. तो जो बॉडी एक्शन कर रही है वो किसी के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो दूसरी बॉडी क्या करेगी? इन रिएक्शन वो पहली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी. तो जैसे फुट ने क्या किया, इस पैर ने क्या किया? फोर्स लगाई किसके ऊपर? ये फुट फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर. और एज ए रिजल्ट अर्थ जो है वो वापस इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो पैर आगे जा रहा है. तो व्हाइल वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड backward, that is the action, and the ground pushes us with an equal and opposite force in forward direction, and that is the reaction. तो एक फोर्स जो है वो किस पे लग रही है? ग्राउंड पे, दैट इज द एक्शन. और ग्राउंड जो है वो वापस किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? फुट के ऊपर, दैट इज द रिएक्शन. तो जितनी फोर्स उसने ग्राउंड पे लगाई, फुट ने ग्राउंड पे लगाई, ग्राउंड ने उतनी ही फोर्स क्या लगाई? वापस फुट पे लगाई, जिसकी वजह से जो है वो वॉकिंग पॉसिबल हुई. तो देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. Let's take another example, that is the swimming. अब स्विमिंग में क्या होता है? When you push the water backward with your hands, that is the action, and the water pushes you forward, that is the reaction. जब हम तैरते हैं पानी में तो हम क्या करते हैं? हाथों से पानी को पीछे को धक्का देते हैं. तो हाथ से हम किस पे फोर्स लगा रहे हैं? वाटर पे, दैट इज द एक्शन. और वाटर क्या कर रहा है? इन रिटर्न हमारी बॉडी को आगे को धक्का दे रहा है. तो एक्शन, रिएक्शन. तो ऑन टू सेपरेट बॉडीज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर बीइंग एक्सर्टेड बाय देम. तो वाटर के ऊपर हमने जितनी फोर्स लगाई बैकवर्ड डायरेक्शन में,
तो क्या किया, वाटर ने सेम फोर्स हमें लगाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो एज ए रिजल्ट जो है वो स्विमर जो है वो आगे आगे चलता जाता है। तो एक्शन फोर्स वाटर को पीछे की तरफ और रिएक्शन बॉडी आगे की तरफ। तो स्विमर pushes back the water in backward direction and water exerts a force on the swimmer in forward direction. Another example that is a rocket propulsion. अब क्या होता है, the engine forces hot gases downward out of the exhaust, that is action, and the gases pushes the rocket upward into the space, that is the reaction. अब जब रॉकेट ऊपर जाता है तो क्या होता है, जो इंजन जो है वो क्या कर रहा है, हॉट गैसेस को बाहर की तरफ निकाल रहा है, नीचे की तरफ। तो वो हॉट गैसेस निकालना उसका बाहर की तरफ, दैट इज द एक्शन। और वो गैसेस क्या कर रही हैं, वो गैसेस उस रॉकेट को ऊपर को धक्का दे रही है, दैट इज द रिएक्शन। तो एक फोर्स किसके ऊपर लग रही है, गैसेस के ऊपर, और गैसेस फोर्स किस पे लगा रही है, रॉकेट के ऊपर। तो इंजन ने फोर्स लगाई गैसेस के ऊपर, इंजन ने क्या किया, गैसेस को बाहर निकाला, दैट इज द एक्शन। और गैसेस ने क्या किया, रॉकेट को प्रोपेल किया ऊपर की तरफ, दैट इज द रिएक्शन। सो व्हेनेवर देयर इज एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एग्जांपल देख लेते हैं, सेलर जंपिंग आउट ऑफ द बोट। सेलर जब कोई जंप करता है बोट से, आप लोगों ने कई बार बोटिंग की होगी, जब हम किनारे पे आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पैर से बोट को पीछे को धक्का देते हैं। एज ए रिजल्ट बोट क्या करती है, हमारे पैर को आगे धक्का देती है और हम बोट से जंप आउट कर सकते हैं, हम बोट से बाहर को क्या करते हैं, जंप करते हैं। सो एज द सेलर जंप्स फॉरवर्ड ऑन टू द डॉक और लैंड, ही पुश हिज फीट बैकवर्ड अगेंस्ट द बोट। वो क्या करता है, एक्शन क्या है, जब उसे बाहर लैंड पे या डॉक पे आना है तो वो क्या करता है, पैर से बोट को क्या करता है, पुश करता है। और रिएक्शन क्या होता है, द बोट साइमल्टेनियसली एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द सेलर प्रोपेलिंग हिम टुवर्ड्स द शोर। तो जैसे ही क्या किया, फोर्स लगाई, जैसे इसने सेलर ने क्या किया, फोर्स लगाई किसके ऊपर, बोट के ऊपर, दैट इज द एक्शन। फोर्स किसके ऊपर लग रही है, बोट के ऊपर, तो दैट इज द एक्शन। तो बोट इन रिटर्न क्या कर रही है, फोर्स वापस किसके ऊपर लगा रही है, फुट के ऊपर, दैट इज द रिएक्शन। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बाहर आने के लिए सेलर ने बोट को पीछे धक्का दिया, तो बोट ने क्या किया, सेलर के फुट को आगे को धक्का दिया, प्रोपेल किया, ताकि वो बोट के बाहर आ सके। Students, there are number of examples on the basis of which we can describe the Newton's third law. कई बार हमें इसके बेस के ऊपर, रीजनिंग के बेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि सेलर जंप कैसे बाहर करता है, या फिर हम कहें कि गन जो है वो रिकॉइल क्यों करती है। जब हम कई बुलेट फायर करते हैं तो आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी जो बंदूकें होती हैं उनको क्या करता है, शोल्डर के साथ लगा के जब फायर किया जाता है तो शोल्डर को क्या लगती है, बैकवर्ड जर्क। तो बैकवर्ड जर्क क्यों लगती है, दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो बुलेट आगे जा रही है और वो क्या कर रही है, पुश कर रही है बैकवर्ड किसको, गन को। तो अगेन दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो व्हेन एक्सपेंडिंग गैसेस पुशेस द बुलेट फॉरवर्ड एंड द गन पुशेस द शोल्डर बैकवर्ड, जैसे ही गन यहां पे ट्रिगर दबाया, बुलेट बाहर निकली, तो बुलेट आगे गई, तो उसने क्या किया, इस गन को बैकवर्ड पुश किया। तो क्या होता है कि जैसे ही अंदर क्या है, हमने ट्रिगर दबाया, अंदर हवा है, गैस है, तो वो गैस क्या करती है, बुलेट के ऊपर प्रेशर डालती है और बुलेट जो है वो बाहर निकलती है। जब बुलेट आगे जाएगी तो वो क्या करेगी, बैकवर्ड पुश, रिएक्शन करेगी। वो क्या करेगी कि जो हमारी गन है वो क्या करती है, वापस पीछे को आती है, दैट इज द रिकॉइल। तो रिकॉइल फोर्स ऑन द गन इज एक्सर्टेड बाय द बुलेट। तो एक्शन क्या हुआ, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट, और रिएक्शन क्या हो गया, रिकॉइल फोर्स ऑन द गन। तो जब हम बुलेट फायर करते हैं तो गन क्या करती है, पीछे आती है, पिस्टल या रिवॉल्वर क्या होते हैं, पीछे आती है। तो दैट इज अगेन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देन फ्लाइंग, आपने कई बार देखा होगा, पक्षी जब उड़ते हैं तो वो अपने क्या करते हैं, विंग्स को फ्लैप करते हैं ऊपर नीचे, तो वो हवा को नीचे करते हैं, हवा उनके विंग्स को ऊपर करती है। तो एज ए रिजल्ट फ्लाइंग इज पॉसिबल। बर्ड्स विंग्स पुश द एयर डाउनवर्ड, एक्शन, एंड द एयर पुशेस द बर्ड्स अपवर्ड, दैट इज द रिएक्शन। तो बर्ड ने हवा को नीचे किया, एक्शन, और हवा ने बर्ड के विंग्स को ऊपर किया, दैट इज द रिएक्शन, एंड बिकॉज ऑफ विच फ्लाइंग इज पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स, these are the some of the examples based on the Newton's
third law of motion, which states to every action there is equal and opposite reaction. तो कई बार स्टूडेंट्स हमें इसके बेस के ऊपर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं. एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है. Now students, another important topic of this lesson, and the topic is law of conservation of momentum. अब law of conservation of momentum क्या होता है? नो स्टूडेंट्स, हमने मोमेंटम पढ़ा. मोमेंटम क्या होता है? इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम जो है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो मोमेंटम उस सिस्टम का क्या रहेगा? सेम रहेगा. मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. दिस स्टेट्स दैट within an isolated system the total momentum of colliding objects before the collision equals to the total momentum after the collision. That is, total momentum remains constant as long as no external force acts on the objects. अब मान लेते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट टकराए. अब टकरा रहे हैं, चल के आए, कुछ मास कुछ वेलोसिटी, तो उनका अपना मोमेंटम होगा. एक ऑब्जेक्ट का अपना मोमेंटम, दूसरे ऑब्जेक्ट का अपना मोमेंटम. आए, टकराए, टकरा के फिर चल पड़े. तो मोमेंटम टकराने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट्स का और टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम क्या रहा? सेम. मीन अगर हम एक सिस्टम ले रहे हैं, उसमें दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो, और उसके बाद मूव करते करते वो कोलाइड कर गए, टकरा गए, और टकरा के फिर अपने अपनी वेलोसिटी से चल पड़े अपने अपनी डायरेक्शन में. तो मोमेंटम टकराने से पहले, दैट इज बिफोर कोलिजन, एंड टकराने के बाद, दैट इज आफ्टर कोलिजन, रिमेन्स द सेम. दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स सेम. दैट इज मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम और नहीं लगा देते किसी की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए या किसी की वेलोसिटी कम करने के लिए, तो जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स और नहीं लगा रहे तब तक उनका मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा. जैसे आप कभी पूल खेलते हैं, बिलियर्ड्स पूल आप सभी खेलते होंगे, तो क्या करते हैं? कई लोग खेलते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हम स्टिक से किसी बॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉल क्या करता है? जाके किसी और बॉल को टकराता है. तो वो मोमेंटम उसमें ट्रांसफर करता है. तो क्या होता है कि वो बॉल रुक जाता है और आगे वाला चल पड़ता है. तो टकराया, उसने मोमेंटम ट्रांसफर किया और वो आगे चला गया. तो इस तरह से क्या हो गया कि ए मूविंग बॉल हिट्स द स्टेशनरी बॉल, द फर्स्ट बॉल स्टॉप्स, वो रुक जाता है या धीरे हो जाता है, while transferring its momentum to the second ball which starts moving. तो जितना मोमेंटम था वो मोमेंटम उसने आगे ट्रांसफर किया, वो आगे चल पड़ा. तो टोटल मोमेंटम क्या रहा? सेम ही रहा. अगर हम उसको बॉल को लगातार धक्के देते रहे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है. लेकिन अगर हमने एक फोर्स लगाई, बॉल आगे गया, उसने अपना मोमेंटम क्या किया? आगे वाले को ट्रांसफर किया, फिर आगे वाला. अब जितना मोमेंटम एक बॉल को मिलेगा वो उतना ही मोमेंटम क्या करेगा? आगे ट्रांसफर करेगा. बट टोटल मोमेंटम जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है. नो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मान लेते हैं ए और एक मान लेते हैं बी. दो ऑब्जेक्ट, ए का मास हमने मान लिया m1 और बी का मास मान लिया हमने m2. ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, ए का मास m1 और बी का मास m2, दोनों स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं. ए की वेलोसिटी हमने मान ली कितनी है? u1 और बी की वेलोसिटी कितनी है? u2. ए u1 की वेलोसिटी से चल रहा है, बी u2 की वेलोसिटी चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं. अब मान लेते हैं कि u1 जो है वो क्या है? u1 इज ग्रेटर देन u2. अब पीछे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या करेगा? वो आगे वाला धीरे धीरे चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, पीछे वाला तेजी से आएगा और उसको क्या करेगा? टक्कर मारेगा. वहां पे क्या होगा? कोलिजन. कोलिजन हो गया. अब कोलिजन के बाद क्या हुआ? जैसे ही कोलिजन हुआ तो आगे वाले की स्पीड चेंज हो जाएगी और पीछे वाले की स्पीड भी चेंज हो जाएगी. अब मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए है, जो u1 की स्पीड से आ रहा था, वेलोसिटी से आ रहा था, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v1. और ऑब्जेक्ट v की वेलोसिटी जो पहले u2 थी वो कितनी हो गई? v2. So before collision, velocity of A was u1 और velocity of B was u2. और after collision, the velocity of A becomes v1, from u1 it becomes v1. और velocity जो है वो B की क्या हो गई? u1 से क्या हो गई? v2 हो गई. Now students, let two objects
A and B of masses m1 and m2 respectively are moving with initial velocities u1 and u2 respectively। हमने मान लिया दो ऑब्जेक्ट A और B, A की वेलोसिटी कितनी है u1 और B की वेलोसिटी कितनी है u2। मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, दोनों के दोनों एक ही लाइन पे चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। लेट u1 इज ग्रेटर देन u2। अब जैसे हमने कहा कि पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, आगे वाले की कम है, तो पीछे वाला क्या करेगा, उसको टक्कर कर देगा। तो लेट u1 इज ग्रेटर देन u2, सो देयर विल बी कोलिजन। यहां पे क्या होगा, कोलिजन होगा, वो दोनों टकराएंगे। आफ्टर कोलिजन अब हम देख लेते हैं कि क्या हो गया। आफ्टर कोलिजन लेट द वेलोसिटी ऑफ ए बिकम्स v1, पहले क्या थी u1, कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी होगी v1, एंड द वेलोसिटी ऑफ b बिकम्स v2। अब दोनों ऑब्जेक्ट टकराए A और B। अब क्या होगा कि टकराने पे A ने जितनी फोर्स B पे एक्सर्ट की, B भी सेम फोर्स क्या करेगा, A पे एक्सर्ट करेगा, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चाहे वो पीछे से आके टक्कर मार रहा है या सामने से टक्कर मार रहा है, तो जितनी फोर्स A B पे लगाएगा B भी उतनी ही फोर्स A पे लगाएगा, मींस A भी उतनी ही फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो लेट द फोर्स exerted by A on B be FAB, and the force exerted by B on A be FBA। तो A ने जितनी फोर्स B पे लगाई, B भी उतनी फोर्स क्या करेगा, A पे लगाएगा। So let us calculate the forces of both the objects। तो forces on both the object, that is the mass into acceleration। तो mass कितना है m1 ऑब्जेक्ट A का, और B acceleration क्या है, acceleration is the final velocity minus initial velocity upon time। तो A जो है वो कितना हो जाएगा, final velocity कितनी है v1 minus initial velocity u1 upon time t। तो फोर्स जो A ने B पे लगाई वो क्या होगी, m इंटू A, दैट इज m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन t। ये आ गई फोर्स जो A लगा रहा है किसके ऊपर, B पे, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं। तो A ने क्या किया, B के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट की। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना था A का m1, और एक्सेलरेशन मीन चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 माइनस u1 अपॉन t। ऐसे ही B क्या करेगा, A पे भी फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो अगेन फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। B का मास कितना है m2, और एक्सेलरेशन क्या है वो कितना आ जाएगा, B की फाइनल वेलोसिटी क्या थी v2 माइनस u2 अपॉन t। ये आ गया एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फोर्स जो B A पे लगाएगा दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो क्या हो गया m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन t। ये आ गई हमारी फोर्स, ये फोर्स आ गई जो A ने B पे लगाई, दैट इज m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन t। और ये आ गई फोर्स जो अपोजिट फोर्स, इक्वल फोर्स जो B ने A पे लगाई, m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन t, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन FAB इज इक्वल टू FBA बट माइनस। अब नेगेटिव क्यों, इक्वल तो है लेकिन अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो
एफ ए बी दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू m1 into v1 minus u1 upon t is equal to minus m2 into v2 minus u2 upon t। तो ये t से t कट गया, ये आ गया हमारा m1 v1 minus m1 u1 is equal to minus m2 v2 plus m2 u2। अब u वाले एक तरफ इकट्ठे कर लेते हैं, v वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो हमारा आ गया m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, ये वाला इधर चला गया, m1 u1 प्लस m2 u2। नो स्टूडेंट्स, जो m1 u1 है दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। ये क्या है हमारा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। m1 मास था, u1 a की वेलोसिटी थी, m2 मास b का था और u2 उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये a का इनिशियल मोमेंटम, ये b का इनिशियल मोमेंटम, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया। और ये आ गया हमारा टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इट मीन्स कि दैट इज वी कैन से दैट टोटल इनिशियल momentum is equal to total final momentum। So law of conservation of momentum भी यही कहता है कि total momentum of the system remain conserved, that is total initial momentum is equal to total final momentum। So students, I hope कि आपको law of conservation of momentum अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस derivation की घर पे भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। So students, this is the law of conservation of momentum which states total momentum before collision is equal to total momentum after collision, means total momentum of the system remain conserved। नो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं प्रैक्टिस के लिए। क्या न्यूमेरिकल है? टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो जिसका मास 100 ग्राम है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, और जिसका मास 200 ग्राम है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। दे कोलाइड and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second। determine the velocity of second object। दो ऑब्जेक्ट थे, एक लाइन पे चल रहे थे, एक का मास 100 ग्राम, दूसरे का मास 200 ग्राम। जो फर्स्ट वाले की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड, जो सेकंड वाले की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वाले की स्पीड ज्यादा है तो वो जाके दूसरे वाले के साथ टकरा गया। टकराने के बाद क्या हुआ कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कितनी हो गई? 1.67। सेकंड ऑब्जेक्ट की स्पीड हमें पूछी हुई है। तो क्या हुआ? टकराया, टकराने के बाद अब टोटल मोमेंटम तो सेम रहना चाहिए, लेकिन इसकी वेलोसिटी कम हुई है। तो मोमेंटम सेम रखने के लिए हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई यार, ज्यादा हो जाए। तो क्या हुआ? दो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जा रहे थे, टकराए, टकराने के बाद पहले वाले की वेलोसिटी 1.67 हो गई। हमें पूछा है दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी है। तो हमें दिया क्या क्या है? हमें दिया है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज m1, वो कितना है हमारा? 100 ग्राम। तो इसे हम किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, 100/1000 किलोग्राम, तो ये हो गया 0.1 किलोग्राम। ऐसे हमें दिया है मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट दैट इज m2, वो कितना है? 200 ग्राम। इसे भी हम किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, 200/1000 किलोग्राम। तो ये हो गया हमारा 0.2 किलोग्राम। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास। और क्या दिया हमें? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज u1, वो कितनी है हमारी? 2 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या दी है?
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, वो कितनी है u2, वो हमें दी है 1 मीटर पर सेकेंड। नो स्टूडेंट्स, ये जो है ये तो हमारे पास आ गया बिफोर कोलिजन, कि टकराने से पहले इनकी वेलोसिटीज क्या क्या थी। अब ऑब्जेक्ट उसके बाद टकरा गया, क्योंकि पीछे वाले की स्पीड ज्यादा थी, आगे वाले की कम है, तो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज v1, वो कितनी हो गई 1.67 मीटर पर सेकेंड। हमें सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है, तो लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट दैट इज v2 मान लेते हैं, ये हमें निकालनी है। नो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारा क्या था, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो वो क्या है हमारा m1v1 प्लस m2v2। ये आ गया हमारा बिफोर कोलिजन और ये आ गया हमारा आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम तो सेम रहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इनकी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0.2 multiplied by 1 is equal to 0.1 multiplied by 1.67 plus 0.2 multiplied by v2। तो 0.1 इंटू 2 कितना हो गया 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.1, तो ये भी 0.2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1.67, तो ये आ गया हमारा 0.167 प्लस 0.2 v2। तो 0.2 प्लस 0.2 हो गया 0.4 इज इक्वल टू 0.167 प्लस 0.2 v2। तो 0.2 v2 इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.167। तो 0.2 v2 इज इक्वल टू 0.233। तो v2 हमारा कितना आ गया, v2 इज इक्वल टू 0.233 डिवाइडेड बाय 0.2। तो ये आ गया हमारा v2 इज इक्वल टू 1.1 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, बिफोर कोलिजन जो v2 कितना था हमारा, वो था 1 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन कितना हो गया 1.1 मीटर पर सेकेंड, और जो u1 हमारा 2 मीटर पर सेकेंड था, आफ्टर कोलिजन कितना रह गया वो 1.67। तो स्टूडेंट्स, जो v2 है ये हमारा कितना आ गया 1.1 मीटर पर सेकेंड। टकराने से पहले u1 क्या था 1 मीटर पर सेकेंड, टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी 1.1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ए था, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था जिसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी रह गई 1.67। तो अगर पीछे वाले की वेलोसिटी कम हुई है तो आगे वाले की वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, बट टोटल मोमेंटम रिमेन सेम। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। सो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन इज देयर। अब क्वेश्चन क्या है, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg jumps with a velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of cart is 3 kg. What is her velocity
as the cart starts moving. Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. Now students, एक स्टेशनरी कार्ट है, एक लड़की आई, कितने मास है उसका 40 kg और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक कार्ट है, लड़की आई 40 kg की दौड़ती हुई आई और आके उस कार्ट के ऊपर चढ़ गई। अब दोनों कार्ट, जो कार्ट पहले रुका हुआ था, जैसे ही लड़की उसके ऊपर आई तो दो कार्ट और लड़की दोनों एक साथ मूव करना शुरू कर गए। पहले कार्ट रुका हुआ था और लड़की जो है वो 40 kg की लड़की भागती हुई आई, कितनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई और इसके ऊपर कार्ट पे जंप किया और दोनों एक साथ मूव करना शुरू कर गए। अब क्वेश्चन पूछा है कि बताओ जब वो कार्ट के ऊपर आ गई, अब वो कार्ट भी मूव करना शुरू कर गया, तो बताओ उस वक्त उस लड़की की वेलोसिटी क्या है। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है मास ऑफ गर्ल, हम m1 मान लेते हैं, वो हमारा कितना है 40 kg। मास ऑफ कार्ट इसे मान लेते हैं हम m2, ये हमारा कितना है 3 kg। और हमें क्या दिया है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल, लड़की की इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं u1, वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या दी है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट, कार्ट की भी हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है और वो कितनी है, कार्ट हमें क्या बोला है, कार्ट क्या है स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब कि वो रुका हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज 0। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारा कोलिजन से पहले, मतलब जब तक लड़की उस कार्ट के ऊपर नहीं आई थी। अब लड़की जब कार्ट के ऊपर आ गई तो हम मान लेते हैं कि अब वो उसके ऊपर टकराई, मतलब आफ्टर कोलिजन। तो अब आफ्टर कोलिजन टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट में क्या है, वो गर्ल और कार्ट, पहले क्या था कार्ट अलग था लड़की अलग थी। अब वो क्या हुआ, वो लड़की ने जंप किया कार्ट के ऊपर, अब वो दोनों एक साथ जा रहे हैं तो कंबाइंड हो गया, कंबाइंड मास आ गया किसका, लड़की का भी और कार्ट का भी। तो टोटल मास या कंबाइंड मास हम बोले वो कितना हो गया हमारा 40 + 3, वो आ गया हमारा 43 kg। लेट द कंबाइंड वेलोसिटी, लेट द कंबाइंड वेलोसिटी, वो हम मान लेते हैं v। अब पहले क्या था कि जब तक वो लड़की उस कार्ट के ऊपर नहीं आई थी तो दोनों अलग अलग वेलोसिटी से थे, कार्ट रुका हुआ था, लड़की की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अब लड़की ने जंप कार्ट के ऊपर किया, अब वो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो मास भी कंबाइंड हो गया, वेलोसिटी भी क्या हो गई कंबाइंड। तो मान लेते हैं हम कंबाइंड वेलोसिटी कितनी है v। अब ये तो आ गया टकराने से पहले जब तक लड़की अलग थी और कार्ट अलग था, और ये आ गया हमारा एक साथ जब लड़की जो है उस कार्ट के ऊपर आ गई। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल क्या है, फाइनल है कंबाइंड मास कंबाइंड वेलोसिटी, तो वो आ गया हमारा mv। तो m1 आ गया हमारा 40 प्लस u1 कितना था, लड़की की स्पीड कितनी है 5, प्लस m2 कितना है हमारा 3, और कार्ट क्या था स्टेशनरी, इज इक्वल टू 43v। तो 40 × 5 हो गया हमारा 200 इज इक्वल टू 43v। तो v इज इक्वल टू 200/43, तो ये आ गया हमारा 4.6। तो v इज इक्वल टू 4.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब कि जब लड़की ने जंप किया कार्ट के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी 4.6 मीटर पर सेकेंड। मीन कार्ट along with the girl, they both are moving with the velocity 4.6 मीटर पर सेकेंड।
सो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इसके बेसिस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। नो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, तो आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस घर पे भी कीजिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर दिस लेसन। In this lesson, we studied about first law of motion, second law of motion, third law of motion, and law of conservation of momentum. I hope कि आपको तीनों law और law of conservation of momentum अच्छे से समझ में आ गए होंगे। So before concluding our today's class, let us quickly recapitulate what we have learned till now. तो अब हम कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपनी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक इस लेसन में क्या पढ़ा। So students, let us check our understanding. Very first question is, why is it advisable to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? जब हम कभी भी ट्रैवल करते हैं तो हम कार के ऊपर या बस के ऊपर क्या करते हैं, सामान को अच्छे से बांध लेते हैं। वो ऐसा क्यों? ताकि ना गिरे। अब क्या होगा, अगर गाड़ी सडनली ब्रेक लगाती है तो हमारा सामान क्या होगा, आगे गिर सकता है, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर बस या कार सडनली स्टार्ट होती है तो सामान जो है वो पीछे गिर सकता है, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसलिए सामान हमारा पीछे या आगे ना गिरे बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, इसलिए हमने क्या किया होता है, उसको रस्सी के साथ बांधा होता है। तो इनर्शिया की वजह से, ताकि सामान जो है हमारा आगे ना गिरे, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, और सामान पीछे ना गिरे बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन to hold a hose which ejects a large amount of water at a high velocity? आपने कभी देखा होगा जो फायरमैन, फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, तो वो पाइप को बड़ा टाइटली पकड़ के रखते हैं। आपने घरों में भी देखा होगा, जब कभी हम कोई वाटर टैंक मंगवाते हैं और उसकी पाइप को जब हमने अपने अंडरग्राउंड टैंक में डाला होता है तो उसको टाइटली पकड़ के रखते हैं। अगर हम उसे छोड़ दें तो क्या होगा, वो इस तरह से बाहर भाग जाएगी, बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पानी जितनी फोर्स से आगे बाहर निकल रहा है उस वाटर होज में से, तो उतनी फोर्स क्या करेगा, पीछे को वो एक्सर्ट करेगा। अगर हमने उसे टाइटली नहीं पकड़ा होगा तो पाइप इधर उधर भाग जाएगी। तो इसलिए फायरमैन को पाइप टाइटली पकड़ना पड़ता है जिसके बीच में से वाटर निकला है एट हाई वेलोसिटी। नाउ वन मोर न्यूमेरिकल फॉर आवर प्रैक्टिस। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite directions. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after the collision? Now students, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं 1.5 kg का, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। 1.5 kg का ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इधर भी 1.5 kg का ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर की स्पीड से, दोनों आते हैं और टकरा के चिपक जाते हैं। तो कहता है कि बताओ, वो जब वो चिपक गए तो वो चिपका ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरफ जाएगा, या वो चिपका हुआ ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा। 1.5 kg वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड, 1.5 kg वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, सेम मास सेम वेलोसिटी, दोनों आए, टकराए, टकरा के चिपक गए। अब क्वेश्चन पूछा है कि वो चिपका हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा। नो स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज m1, वो कितना है 1.5 kg, और क्या दिया हमें, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट दैट इज m2, वो भी कितना है हमारा 1.5 kg, सेम मास। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट u1, वो कितना है हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट u2, वो कितना है हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि एक जो है वो दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों सेम ही वेलोसिटी से आ रहे हैं 2.5, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो एक की वेलोसिटी पॉजिटिव और दूसरे की क्या हो गई, नेगेटिव। अब दोनों टकराए और टकरा के क्या हो गए, चिपक गए। मीन्स ये हमारा कोलिजन से पहले आ गया, तो आफ्टर कोलिजन लेट
द मास ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, अब हम दोनों को इकट्ठा कर लें तो उसे मान लेते हैं हम कैपिटल M, तो वो कितना हो गया हमारा 1.5 प्लस 1.5 वो आ गया हमारा 3 kg। और लेट कर लेते हैं हम, लेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, वो हम मान लेते हैं कितनी है v। तो ये आ गया टकराने से पहले m1 u1 m2 u2, और ये आ गया हमारा टकराने के बाद। अब अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो क्या कहता है, वो कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम दैट इज mv। तो ये आ गया हमारा 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 2.5 इज इक्वल टू 3v। तो ये आ गया हमारा 3.75 प्लस नेगेटिव 3.75 इज इक्वल टू 3v। तो 3.75 माइनस 3.75 इज इक्वल टू 3v। तो 0 इज इक्वल टू 3v, तो v इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि कंबाइंड ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा, वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि सेम मास सेम वेलोसिटी से टकरा रहे हैं। या तो मास ज्यादा होता तो जिसका मास ज्यादा होता वो कम वाले को घसीटता हुआ ले जाता, या फिर किसी की वेलोसिटी ज्यादा होती तो कम वेलोसिटी वाले को अपने साथ ले जाता। लेकिन मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो दोनों टकराएंगे, टकरा के वहीं पे रुक जाएंगे। तो इसलिए वेलोसिटी जो है वो कंबाइंड ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, 0। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर दिस लेसन। आई होप कि जितने भी लॉ हमने इस लेसन में पढ़े, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।